हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, हम इस सीरीज में इस तरह के और भी वीडियोस अपलोड पहले कर चुके हैं, जहाँ पे हम कोई ना कोई रिवीजन प्लान आपके साथ एक तरह से रख रहे थे और उसे एक्सप्लेन कर रहे थे। इससे पहले हमने एसएफएम, जो कि सीएमए फाइनल में है, उसको भी कवर किया, एफएमबीडीए को कवर किया, और आज अब एमए की बारी है। लेकिन आज का ये रिवीजन प्लान थोड़ा सा डेंजरस होने वाला है। आज कुछ बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें आपके सामने मैं रखने वाला हूं, एंड ऑब्वियसली इस पेपर को लेकर के क्यों आपको हल्की बात नहीं करनी चाहिए या हल्के में इस पूरे पेपर को नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर आज की ये चर्चा है। ये वीडियो ना कि सिर्फ एक रिवीजन प्लान है, बल्कि एक आई ओपनर है, ये एक कॉशन है, ये एक रेड फ्लैग है कि भाई आगे एक खतरा आपके लिए आ रहा है। पेपर में कैसे वो खतरा आपको फंसा सकता है, उसके ऊपर आज की चर्चा है। 2022 के सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर उन्हीं बच्चों के लिए एग्जेम्प्टेड है जिनका सीएमए एफएम में 60 आ गया था, जो कि इस बार यानी जो दिसंबर 23 का टर्म हुआ था उसमें काफी बच्चों का आया। सो नेचुरली दिस पेपर माइट बी एग्जेम्प्टेड फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन जिनके लिए एग्जेम्प्ट नहीं है, बहुत गौर से सुनना, ये वीडियो बहुत काम का है। गोज विदाउट सेइंग, वीडियो अच्छा लगने पे लाइक करना मत भूलना। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो वो जरूर करना। शेयर करिए, कमेंट भी डालिए अपना, जो भी आपको लगे इस तरह के वीडियोस के बारे में, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक बातें कोई खास करता नहीं है। क्लासेस तो हम भी करा देते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास उसके बारे में बातें नहीं है, एंड कैसे ये हेल्पफुल आपके लिए वो भी आप कमेंट में डालेंगे तो मजा आएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 12, इसके लिए जून 24 के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसके प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपकी क्लासेस अभी तक बाकी है तो जल्द से जल्द उसे फिनिश करें। क्लासेस जितनी जल्दी फिनिश होंगी उतनी ज्यादा एडवांटेज है। रिविजन के लिए कहा जाता है 2 से ढाई महीने आपके पास होने चाहिए, तो यार उतना तो टोटली समय बच रहा है। सो प्लीज क्लासेस जल्दी से जल्दी करिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पेपर पैटर्न को समझने का, क्योंकि रिवीजन शुरू करेंगे हम। तो रिवीजन शुरू करने से पहले पेपर पैटर्न अच्छे से समझिए। एग्जामिनेशन में सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शंस हैं। हमें पता है सेक्शन ए कंपलसरी है, यहां पे 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। 30 मार्क्स यानी 30 मार्क्स एमसीक्यू में, दिस इज अ ब्लेसिंग। एंड ये ब्लेसिंग को आप कैसे कैपिटलाइज करोगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। चैनल से जुड़े हुए रहोगे तो सब पता चलेगा। इसके अलावा सेक्शन बी जो है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पे अभी तक चीजें ना सेटल डाउन नहीं हुई है। सर क्या कह रहे हो, सेटल डाउन नहीं हुई है? सेटल डाउन इस हिसाब से नहीं हुई है कि इंस्टीट्यूट अभी भी ना पूरा कॉन्क्रीट अपना पेपर पैटर्न नहीं बना पाया है, एंड आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न बनाया है, वो पेपर पैटर्न इस पेपर के लिए एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस आना बाकी है, जो कि आने वाले टर्म्स में आपको देखने को भी मिलेगा। कैसे, डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है पेपर का वो ये है कि 2 क्वेश्चन ये लोग दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है यहां पे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। एफएमबीडीए में ऐसा नहीं होता, वहां पे वो दोनों पूरे ही थ्योरी होते हैं, बट यहाँ पे 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 7 मार्क्स का थ्योरी है। सो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे ये कैरी फॉरवर्ड शायद हो सकता है इसमें मॉडिफिकेशन भी आए, देखेंगे क्या होता है। और 5 क्वेश्चंस बाद बाकी प्रैक्टिकल है, जो कि पूरे के पूरे 14 नंबर के आते हैं। इसमें से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करना है, ये लिखा हुआ नहीं आया यहां, लेकिन हाँ एनी 5 आपको इसमें से अटेम्प्ट करना है। नेचुरली स्टूडेंट यही कहेगा कि एनी 5 है तो हम पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स को यहां पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बार मेरी एडवाइस अलग है। हमेशा हर पेपर में मैं कहता हूं थ्योरी अटेम्प्ट मत करो, प्रैक्टिकल करो, बट इस पेपर में कुछ बात अलग है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि नहीं, आपको अटेम्प्ट करना है इन 2 क्वेश्चंस को जिनमें थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में आ रही है, और बाकी 5 में से आपको कोई भी 3 करने हैं। सर ये क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो फर्स्ट टाइम गौरव काबरा सर कह रहे हैं कि थ्योरी अटेम्प्ट करना है। हाँ जी करना है। क्यों करना है बताऊंगा, लेकिन हाँ जी करना है, ये ध्यान रखना। सो सेक्शन बी में आपको जो टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 7 में से उनमें से 2 ऐसे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्सचर है, और बाद बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से जो ऑप्शन में निकले निकाल देना और बाद बाकी कर लेना। बाय द वे, आज इतने सरप्राइजिंग और शॉकिंग रेवलेशंस आने वाले हैं इसमें कि आपको ना मजा आएगा। आप सुन करके बोलोगे कि यार मतलब ये हुई बात कि कोई टीचर पिन पॉइंट करके ऐसी बात रख पा रहा आपके सामने, क्योंकि जो आज मैं बोल रहा हूं ना ये कंट्रोवर्शियल चीजें होने वाली हैं। कई लोग इसके लिए मुझे जज करेंगे, अरे ऐसा कैसा बोल दिया, स्टूडेंट को ऐसा बोल रहे हो, पढ़ने के लिए ऐसा कर रहे हो। बट यार मेरा थोड़ा सा ना बुलजाई मारने का आदत सा है, और मैं टारगेट ये करता हूं कि कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिल जाए। और वो कैसे होगा, जब तक आप थोड़ा सा रिस्क ही नहीं लो। तो ये रिस्क बस मैं इतना ले रहा हूं कि मैं बोल्डली आकर के आपको इस पेपर पैटर्न को ना एकदम खुला आपके सामने रख रहा हूं।
और अगर इसका फायदा मिला हमें जून में तो इसी वीडियो में ना खूब धूम मचाना बाद में आकर के, ठीक है, बहुत मजेदार वीडियो है। शुरुआत करते हैं वापस। अब अपने चैप्टर वाइज जरा थोड़े प्रेजेंस का अंदाजा लगा लेते हैं, जहां पे मुझे लगता है बहुत गोलमाल है। गोलमाल ये है कि चैप्टर नंबर 1 जो कि मॉड्यूल नंबर 1 है बेसिकली, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो तो थ्योरेटिकल है, वहां से कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं आएगा, चिंता ही खत्म। लेकिन प्रैक्टिकल शुरू होते हैं मॉड्यूल 2 एंड ऑनवर्ड्स। मॉड्यूल 2 में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि इससे पहले सिर्फ फाइनल लेवल पे हुआ करता था। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अब की बार इंटर में उतारा गया है और एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है बन जाएंगे। 7 मार्क्स फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेरे हिसाब से ठीक है, इट्स नॉट बैड। लेकिन मुझे जो डेंजरस लग रहा है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर या डिसीजन मेकिंग टूल्स के अंदर आता है, वो मॉड्यूल नंबर 3 से लेकर 5 कवर करता है। वो इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग, ये मिला करके इंस्टीट्यूट 4 क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब ये मैं कह रहा हूं ऑब्वियसली बाय लुकिंग एट द पेपर विच एक्चुअली हैपेंड इन द एग्जामिनेशन, जो कि था दिसंबर 23 का। उसमें उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे या 3 ही पूछे एक्चुअली, और वो 3 क्वेश्चंस कैसे थे पता है? 2 7 नंबर के पूछ लिया और एक 14 नंबर का पूछ लिया। यस, पहला बात ध्यान रखना, यहां पे 14 नंबर के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो एक बड़ा क्वेश्चन होगा और वो 14 नंबर के लिए होगा। डिजास्टर रेसिपी है लेकिन होगा, तो ध्यान रखना, यहां पे आपको बच बच के चलना है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे शायद ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा। सो यू विल बी ऑब्जर्विंग 1 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स फ्रॉम मार्जिनल, maybe 1 question of 7 marks from transfer pricing, and you might get 14 marks अलग से either from transfer pricing और marginal costing। वैसे ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये बहुत ओवरलैपिंग नेचर का है, तो यहाँ पे कोई खास समझ में नहीं आता है कब किस चैप्टर से निकल कर आप दूसरे चैप्टर में चले गए। बट हाँ, मॉड्यूल 3 से 5 मिला करके टोटल 28 नंबर का एग्जाम में आने वाला है, या आ सकता है, ये कहना ज्यादा सही होगा, शायद आ सकता है, तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी है। इसके अलावा सरप्राइजिंग और बड़ा एलिमेंट यह है कि बजट एंड बजटरी कंट्रोल से इंस्टीट्यूट को बहुत ज्यादा प्यार सा हो गया है। यहां पे इंस्टीट्यूट एक 7 मार्क्स का और एक 14 मार्क्स का सवाल बना करके दे रहा है। नाउ ये मैंने वैलिडेट किया है, ना कि सिर्फ पिछले इंस्टीट्यूट टर्म के एक्चुअल एग्जाम के पेपर को देखा है, बल्कि इंस्टीट्यूट के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी मैंने इवैल्यूएट किया, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि इंस्टीट्यूट बजट को इतना ज्यादा वेटेज दे रहा है। बजट अलोन सिंगल चैप्टर इज नाउ वेटेज हैज अ वेटेज ऑफ 21 मार्क्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। ये 14 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। सो बजट ओवर एलोकेटेड एंड दिस इज वेयर आई थिंक चीजें अभी सेटल नहीं हुई है। अगला और भी सरप्राइजिंग रेवोल्यूशन है, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे भी नहीं छुपा, मुझसे भी नहीं छुपा। इसमें इतना कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अब तो इनफैक्ट रिकंसिलिएशन जैसे टॉपिक्स भी हैं यहाँ पे सिलेबस में। तो ऐसे में ये कोई भी हालत से एक इजी चैप्टर तो नहीं है। इंस्टीट्यूट अभी फिलहाल मूड बना रखा है कि इससे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे और वो भी 7 नंबर का, मुझे ऐसा लगता है। और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर में ऐसा था भी जिसमें स्टैंडर्ड का 14 नंबर का सवाल भी बनाया गया था। सो मुझे लगता है थोड़ा ओवरलैपिंग नेचर अभी हो सकता है इधर, और 6 और 7 मिला करके टोटल 28 नंबर आएगा, ये कहना ज्यादा सही होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब भी स्ट्रक्चरली मैं कह रहा हूं कि 21 मार्क्स का बजट आएगा और 7 मार्क्स का स्टैंडर्ड आएगा, जो कि मुझे लगता है कि चीजें यहां प्रॉपर्ली सेटल नहीं है। हो सकता है एग्जामिनेशन में ये 14 का आ जाए। अब ये देख करके इस वीडियो में आके कमेंट मत कर देना, अरे ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, 21-7 नहीं था। मैं इसीलिए इस वीडियो में ये बात बोल दे रहा हूं कि मुझे लगता है अभी तक ये मामला सेटल नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। स्टैंडर्ड को सिर्फ 7 मार्क्स एलोकेट करना बहुत कम है। दूसरा, बजट को 21 नंबर एलोकेट कर देना, 21 अलॉट करना, ये भी ज्यादा है। मुझे लगता है इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे 3 और 5 के मॉड्यूल, 3, 4 और 5 के मॉड्यूल से मिला करके जो 28 नंबर आ रहा है, ये भी ज्यादा ही लग रहा है। बट ठीक है, हो सकता है इंस्टीट्यूट इसमें बदलाव ना करे, लेकिन जो नीचे वाला सरप्राइजिंग एलिमेंट है उसमें बदलाव आने के चांसेस हैं। अब इस तरह की बातें क्लास में भी नहीं हुई है, और इस तरह की बातें कभी आपने सुनी भी नहीं है। फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे ये सब सुन रहे हो, करेक्ट, या किसी से भी सुन रहे हो, मुझे पता है ये बात है ना। तो प्लीज अब यहाँ सीरियसनेस कंटेंट बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। मेरा फेवरेट है मॉड्यूल नंबर 8, हम अपनी क्लास में भी इसी से स्टार्ट करते हैं। बहुत बचकाना टॉपिक है, यह है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो कि 14 नंबर का एग्जामिनेशन में आएगा, आ सकता है, मुझे लगता है आगे भी कंटिन्यू होगा। यानी 7+7 मार्क्स का यहाँ पे आपको DPM देखने को मिलेगा। फिर डिसीजन थ्योरी है मॉड्यूल नंबर 10, जो कि 7 नंबर के लिए, और बाद बाकी थ्योरी 14 नंबर के लिए, 7+7 2 क्वेश्चन आएंगे, और बाद बाकी MCQ तो है ही 30 मार्क्स। सब मिला के 128 नंबर का स्ट्रक्चर समझ में आया आपको?
अब इस 128 में मुझे जो प्रॉब्लम्स है जिन एरियाज में, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं, और मुझे इन 3 जगहों पे प्रॉब्लम है। ठीक है, इन 3 जगहों को मिला करके 56 नंबर का पेपर बन रहा है, 56 मार्क्स का, जो मुझे लगता है थोड़ा इधर उधर करा जा सकता है। अब इससे बचे कैसे, हम सर्टेनिटी से कैसे अपने एग्जामिनेशन में स्कोर करें, भैया इसका कुछ प्लान बताओ। वही बता रहा हूं, और इसी के लिए तो ये वीडियो बनाता हूं मैं। आइए अब उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रिवीजन प्लान करते हैं। रिवीजन प्लान में आपको सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को तैयार करना चाहिए जिन चैप्टर्स को तैयार करने में एफर्ट लगेगा वो बहुत कम, मार्क्स मिलेंगे बहुत ज्यादा, और आप अपना एक मोमेंटम हासिल कर पाओगे। ऐसे में स्टैंडर्ड से शुरू करें क्या? अरे पागल हो गया भैया, स्टैंडर्ड इज सो डिफिकल्ट कि अगर आपने इसे स्टार्ट किया आप एमए पढ़ोगे ही नहीं। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से शुरुआत करना इज अ वेरी बैड आइडिया। तो स्टार्ट किससे करें? स्टार्ट करना चाहिए वापस डीपीएम से ही। हम अपने, अगर हम सिलेबस की भी बात करें, आपने अगर कोर्स कंटेंट लिया हुआ है, जिन्होंने लिया हुआ उनको पता है हम स्टार्ट इसी चैप्टर से क्यों किए थे, आपको अब समझ में आ रहा है यार। देयर इज डेफिनेटली अ साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक, और इंट्यूशन से ही मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इसी से स्टार्ट करना चाहिए। एंड आज देखो जब पेपर पैटर्न्स हमारे सामने हैं, सब कुछ है, दिस टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इसको प्रिपेयर करना बहुत आसान है। इसको सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इसकी वेटेज एग्जामिनेशन में 14 नंबर की है, हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, कई लोग अभी रिलेट नहीं कर पाएंगे कि डीपीएम है क्या सर, समझा तो सो। तो भाई डीपीएम में आता है आपका ईवीए और एमवीए वाला जो क्वेश्चंस है ना, वो सब ठीक है, मार्केट वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वो सब क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे लर्निंग कर्व के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मैं तो इनको बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस को रेट करता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है, लिमिटेड वेराइटी है, इनको तैयार करना मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें ईवीए एमवीए वाला जो पॉइंट्स है वो सब ना फाइनल लेवल के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ये सब था नहीं सिलेबस में, फाइनल में था, तो वहां से जो क्वेश्चंस उतर करके आए होंगे वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। कैसे करनी है मैं बता दूंगा। आगे मॉड्यूल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल। मेरे हिसाब से ये आपको देखना तो चाहिए ओनली ऑन द बेसिस कि यार इसका एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस तो देखो। 21 मार्क्स अगर बजट से आता है और आप बजट तैयार अच्छे से नहीं करते हो तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हो। तो बजट के नाम पे हमें पढ़ना ही क्या है, हमें पढ़ना है मेजरली फंक्शनल बजट, कैश बजट, थोड़ा बहुत इधर उधर का बोल सकते हो फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल इज इजीएस्ट ऑफ द लॉट, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में 14 नंबर का बजट से क्वेश्चन आया तो वो पक्का इन दो में से एक कैटेगरी से आएगा, या तो फंक्शनल बजट या फिर में कैश बजट। सर फंक्शनल बजट की जगह मास्टर बजट लिख के आ सकता है, आ सकता है, एक ही चीज है, लेकिन यही सब आएगा। तो आपको बजट को अच्छे से तैयार करना है, फ्लेक्सिबल को छोटे क्वेश्चंस के लिए और फंक्शनल और कैश बजट को बड़े क्वेश्चंस के लिए। तो अभी तक जो बड़े क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके बोलते थे ना, अरे एग्जाम में थोड़ी ना आएगा, अब आएगा। यस, 14 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो बड़े ऐसे क्वेश्चंस जो 30-30 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, प्रिपेयर कीजिए उसको। इसके अलावा मॉड्यूल 3 से 5 की अगर हम बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग का है, यार ये पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑब्वियसली इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग भी इंक्लूडेड है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगेन बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन द एग्जामिनेशन पढ़ना तो पड़ेगा। आगे बात करें तो डिसीजन थ्योरी आपको नेक्स्ट प्रिपेयर करना चाहिए। डिसीजन थ्योरी मॉड्यूल नंबर 10 है, बचकाना चीज है, आराम से हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसका नेक्स्ट उठाइए। अगेन ये है बहुत सिंपल स्टफ, मुश्किल नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं इसमें प्रैक्टिस करने को, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, कर लेना चाहिए। 7 मार्क्स की वेटेज रखता है ये। फिर स्टैंडर्ड में आइए। स्टैंडर्ड इतना नीचे मैं आमतौर पे रखता नहीं हूं, आपको पता है स्टैंडर्ड में हम बहुत मेहनत करते हैं क्लास में, लेकिन इस बार यार इनके नंबर देख करके ना मन ही नहीं संतुष्ट हो रहा है। 7 नंबर के लिए इतना पढ़े, बाद में करेंगे। तो स्टैंडर्ड वो एकदम लास्ट में कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जिनके पास में रिवीजन के लिए समय नहीं बचेगा, अगर ये छूट भी जाता है तो हम रिस्क छोटी ले रहे हैं। अब समझ पा रहे हैं, स्टैंडर्ड अगर छूट भी जाता है तो रिस्क छोटी ले रहे हैं, पूरी बात समझो। जो करके भी जाएंगे उनमें क्या पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर स्टैंडर्ड में जरा सा भी इधर उधर दाव खेला उन्होंने तो बनेगा नहीं एग्जाम में। तीसरा, आप जब समझने भी जाओगे तो बाल नोचोगे अपने, इससे बेटर है रिवीजन में लास्ट में लाइए। अगर मोमेंटम के साथ अच्छा चल रहे हो तो स्टैंडर्ड भी मोमेंटम में हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा होगा तो नुकसान कम होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आती है। थ्योरी पढ़ना जरूरी है बॉस, इधर इधर चलेगा ही नहीं बिना थ्योरी पढ़े, तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एंड थ्योरी के नाम पे अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला चैप्टर एकदम घोट करके पीने वाला ही चैप्टर है। थ्योरी को लेकर के कई मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं सर इसके लिए आपने थ्योरी वीडियो दिया ही नहीं, आपके पूरे लेक्चर्स देख लिए, थ्योरी कहीं नहीं कराया। तो इस टॉपिक के लिए मैं फिर से बता देता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा एरिया है जहां पे थ्योरी में समझाने को कुछ भी नया नहीं है। जो आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा सारा वही सब है, बस अब याद करना पड़ेगा।
याद करने की जिम्मेवारी आपकी है। तो यहाँ पे कोई भी अलग से मैटर समझाने को नहीं मिलेगा, सारा स्टफ। अब जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आप जानते हैं क्या होता है, तो उसके ऊपर में पूरा एक शॉर्ट नोट आ सकता है। सो इस तरह से आपको पूरी थ्योरी रेडी करनी है। थ्योरी के नोट सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। हालांकि थ्योरी पे अलग से कोई लेक्चर नहीं लिया गया है, क्योंकि इसकी थ्योरी वैसे समझाने की कुछ नहीं है। देयर इज ओनली सर्टेन एरियाज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। 7 नंबर के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी कीजिएगा जब आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी अच्छे से हो जाए। ओके सर, कवरेज के लिए बताओ। तो कवरेज के लिए जैसा मैंने कहा 14 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए प्लीज तैयार हो जाइए। सर अगर नहीं आए तो बल्ले बल्ले भाई, बल्ले बल्ले, अच्छी बात है। अगर बड़े क्वेश्चंस नहीं आए, सारे क्वेश्चन 7-7 नंबर के आ गए, आप बहुत ही अच्छा नसीब लेकर के जाओगे एग्जाम में। लेकिन मुझे लगता है ऐसा शायद नहीं होगा। 14 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, कम से कम 2 भी आएंगे, ये और बोल देता हूं। तो 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आपका इंतजार कर सकते हैं, तो तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कौन कौन से चैप्टर की करनी होगी? तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग और डिसीजन मेकिंग, यानी कि वही मार्जिनल कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, डिसीजन मेकिंग सब मिला करके आपको एक क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन मुझे लगता है बजट से आएगा ही आएगा, कैश या फंक्शनल में से आ सकता है, और बाकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड में भी बड़े सवाल बन तो सकते हैं। तो हालांकि इनके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हैं। तो एक्टिविटी के बड़े सवाल और स्टैंडर्ड का भी कोई बहुत भूचाल आने वाला सा सवाल एग्जाम में 14 नंबर के लिए तैयार करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट बड़े पॉइंट पे, वो है सुचित्रा प्रकाशन का स्कैनर लेकर के आइए। मैं बाजार में जाकर के स्कैनर देख करके आ चुका हूं, खरीद करके लेके आ चुका हूं, एंड आई नो कि सुचित्रा प्रकाशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्कैनर लेना इस पेपर में। देयर आर 2-3 बिग रीजंस। नंबर 1, एक जगह सारे पास्ट टर्म पेपर मिल जाते हैं, विच इज अ गुड थिंग। नंबर 2, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स पहले कभी भी आपके सिलेबस में नहीं थे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सच में एक नया टॉपिक है, और यही मुझे लगता है कि क्यों इतना इंस्टीट्यूट ने गलत गेम खेला, जहां पे एग्जामिशन एस के लिए दिया जबकि एग्जामिशन एफएम के लिए देना चाहिए था। एफएम का सिलेबस तो लगभग सिमिलर है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे न्यू एरियाज हैं। अनफॉर्चुनेटली नोबडी टॉक्ड अबाउट दैट, प्रॉब्लम है। बट चलो, एग्जामिशन अगर आपका नहीं है तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे नए टॉपिक हैं और ज्यादातर वो टॉपिक फाइनल से उतारे गए हैं। कुछ टॉपिक एसपीएमबीवी से लिए गए हैं, कुछ टॉपिक एससीएम से लिए गए हैं, तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। और वो सब चीजों को कुछ हद तक स्कैनर में कवर अगर करा है तो यही करा है। सर बाजार में और भी स्कैनर्स हैं, तो उनमें देखो मुझे तो नहीं मिला। मैंने 1-2 और स्कैनर्स देखे थे, उनमें इन चैप्टर्स का कोई कवरेज ही नहीं है जो नए नए टॉपिक्स हैं। तो नए टॉपिक्स का सुचित्रा प्रकाशन में कवर किया गया है। इन्होंने ग्रुप 4 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीएमए फाइनल के, उनको उतारा है अपने स्कैनर में, कुछ हद तक एब्जॉर्ब किया है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्कैनर, सबको खरीदना चाहिए। सो ये मस्ट है, और मैंने यहां बताया भी है कि सीएमए फाइनल के क्वेश्चन कवर करता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेटिवली नया पेपर है। तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट का क्वेश्चन एकदम हूबहू आने का भी चांस है। अदर्स में बहुत सारे और रिसोर्सेज है जिनको आप टटोल सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले ऊपर की तैयारी कीजिएगा, फिर अदर्स की बात हम करेंगे। अब आते हैं पासिंग प्लान पे। हमेशा की तरह मैं एक पासिंग प्लान भी आपको देता हूं, यानी पास कैसे करें एग्जाम में, भैया ये बताओ। तो लो जी, आपके लिए प्लान है। क्योंकि ये पेपर थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, तो प्लान भी उतना ज्यादा कॉन्क्रीट है। इस प्लान में मैं आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर तक बता दूंगा कि कौन सा कब अटेम्प्ट करना है, विच ऑब्वियसली कैन गो रॉन्ग। तो यहां से जितनी भी मेरी एडवाइस आने वाली है, याद रखना, ये एडवाइस ना एक तरह से बोल सकते हो ब्लाइंड फोल्डेड तीर चलाने वाली बात हो गई। तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कम से कम चेष्टा तो किए, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। इसीलिए इस प्लान को ढंग से सुनिएगा। अभी तक एक ही पेपर एक्चुअल में एग्जाम में आया है, बट बेस्ड ऑन 1 पेपर एंड 2 बोल सकता हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, उनको देख करके मेरा एक अंदाजा है कि इस तरह से पेपर को अगर किसी ने अटेम्प्ट किया तो बढ़िया होगा। नंबर 1, पहले 30 मिनट आपको सुकून से सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। भैया क्या कह रहे हो, 15 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट? आपको और ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन मैं 30 मिनट अलॉट कर रहा हूं कि इससे ज्यादा समय मत देना। यहां पे एमसीक्यू में ज्यादातर प्रैक्टिकल आएंगे, और प्रैक्टिकल अगर आपका सिलेबस ठीक ठाक कवर किया हुआ है तो प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा। छोड़ के कुछ मत जाना, क्योंकि कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको परेशान करेंगे, बट ये वो एरिया है जहां पे मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से ज्यादा मेहनत करो और बढ़िया नंबर ला करके दिखाओ। इधर 30 में से मैं 22 की उम्मीद कर रहा हूं, मुझे पता है ज्यादा है, बट यार आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आपने एमसीक्यू में गुड़ गोबर कर दिया तो मार्क्स में भी गुड़ गोबर होगा। एमसीक्यू में 15 क्वेश्चन में से 4 रॉन्ग करने का मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक मौका दे सकता हूं, या आप खुद को मौका दे सकते हैं 4 क्वेश्चन रॉन्ग करने का, लेकिन 11 क्वेश्चंस को आपको करेक्टली करना पड़ेगा। आपके पास कोई चारा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो
यू कैन यूज योर मेथड्स एज वेल, ठीक है। कोई लोग क्या करते हैं, वो जय माता दी भी चलता है, और भी क्या अक्कड़ बक्कड़ जो भी, वो भी कर सकते हैं, इन प्रैक्टिस आ सकता है। लेकिन यार उससे बेटर ये होगा कि आप एमसीक्यू पे अलग से तैयारी करें। जहां तक बात है, हमारे चैनल पे एमसीक्यू की तैयारी की तो डोंट वरी, एग्जाम से पहले एमसीक्यू पे डेडिकेटेड एक सेशन लूंगा मैं। कब लूंगा, नॉट येट फाइनल, लेकिन एकदम एग्जाम से कुछ दिन पहले ही लूंगा। सो तब तक आपको वेट करना है, एमसीक्यूज आएंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट 30 मिनट्स क्या करना है सर, नेक्स्ट 30 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 7A और 7B करना। ये क्या बोल दिया, अरे मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 7A और 7B जो है, ये मॉड्यूल नंबर 8 डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आने का चांस है। यानी ईवीए एमवीए पे एक क्वेश्चन और ट्रांसफर प्राइसिंग सॉरी लर्निंग कर्व पे एक क्वेश्चन, इन दोनों को मिला करके 7 और 7 14 नंबर का बनने का चांस है, योग है, ठीक है। तो इस योग को आप पूरा यूटिलाइज करना, और इसके लिए आपको इस पूरे टॉपिक को जम के रिवाइज करना है। एंड इसीलिए रिवीजन में नंबर 1 प्रायोरिटी किसको दिया था, इसी को। जब रिवीजन करना है तो यार कुछ नहीं छोड़ना है, इधर उधर का जो क्वेश्चन दिखे सब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए। 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों देखे हुए होने चाहिए और दोनों जम के करने हैं, और दोनों देखे हुए होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इसके अलावा अगले 15 मिनट में आपको डिसीजन थ्योरी का सवाल सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8A में आपका इंतजार कर सकता है। सर 8B में भी तो आ सकता है, मुझे लगता है 8A में आना चाहिए, हालांकि 8B में आ सकता है। तो 8A में 7 नंबर का डिसीजन थ्योरी आएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, आराम से इसका सवाल सॉल्व हो जाएगा, आप अच्छे से करना, हो जाएगा। 15 मिनट का समय लीजिएगा टू कंप्लीट 7 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। फिर अगले 15 मिनट में गो टू क्वेश्चन नंबर 2B, आगे भागेंगे, क्वेश्चन नंबर 2B में जाएंगे। अच्छा 8A आपने सॉल्व किया ना, तो 8B की जगह छोड़नी पड़ेगी। 8A करने के बाद 8B की जगह छोड़नी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 2B शुरू करना है। 2B एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है। अब देखो यहां पे कईयों को ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शायद पसंद नहीं होगा, बोलेंगे सर हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज्यादा पसंद है। अच्छा ऐसे कोई है ही नहीं क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मस्ती एक जगह, आपको जो समझ में आया भाई वो करना। एक 7 नंबर का और क्वेश्चन करना जो आपको आ रहा हो एग्जाम में। मुझे लगता है मैं एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आराम से सॉल्व कर सकता हूं, बिकॉज दैट्स वेरी इजी चैप्टर। तो मैं उसको जरूर यहां पे अटेम्प्ट करना चाहूंगा, विच इज क्वेश्चन नंबर 2B। तो 2B 7 नंबर में से 7 नंबर में उठाना चाहूंगा। तो यहां तक अगर आप मेरी स्ट्राइक रेट की बात करें तो यार मैं 4 में से 4 क्वेश्चन राइट करने की बात कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो अलाइंड विथ माई 60-40 स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर जल्द ही एक डिटेल वीडियो और आएगा आपके लिए। लेकिन 60-40 स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं जिसको उठा रहा हूं एग्जाम में वो अच्छे से आना चाहिए, पूरे 100% नंबर लाने हैं उसमें, यही सोच करके मैं उठाऊंगा इसको। तो आप खुद सोचो, मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन किया और वो चारों क्वेश्चन में मेरा इरादा है कि मेरे 28 में से 28 आ जाए। इसके ऊपर एमसीक्यू में 22 ला चुके हैं हम, ये हम उम्मीद करके चल सकते हैं। सो यहीं पे पहले कितने देर में, पहले 1.5 घंटे में आपके एग्जाम में 50 नंबर आ चुके होंगे। नाउ दिस कॉल्स फॉर पार्टी। ये पार्टी है कि भाई एक बार खुद को पीठ थपथपा देना कि हाँ हमने बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया, और अब चलते हैं थोड़े से ग्रे एरिया की तरफ, जो शायद हमें आता है शायद नहीं आता, वैसा कुछ। तो इसके बाद आपको 8B और 2A को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। ये वो 2 क्वेश्चंस है जिनके लिए आपने स्पेस छोड़ी होंगी, है ना? अरे छोड़िए भाई, 8A जब किया तो B की जगह छोड़ी आपने, और वैसे ही 2A किया तो 2B की जगह, सॉरी 2B किया तो 2A की जगह छोड़ी। इन दोनों थ्योरी क्वेश्चंस को लिखने के लिए 10-10 मिनट ईच लीजिएगा, और उसमें आप 14 नंबर में से कुछ नहीं 6 उठा लीजिएगा। सर 6 मतलब क्या हिसाब बैठा रहे हो? कुछ नहीं, 7 में से 3 उठा रहा हूं। एक एग्जामिनर भी ऐसे ही चेक करेगा, बोले अरे कितना दे दो इसको, 7 में से 3 दे देते हैं, छोड़ो। तो अगर आपने ठीक ठाक भी लिख दिया तो 3 नंबर तो मिल सकता है। तो 3 नंबर और 3 नंबर होते हैं 6 नंबर, यहां पे उठाने की चेष्टा करना। इसके बाद के 70 मिनट आपको खुला छोड़ दिया, अब अपने हिसाब से करना। आपने एग्जामिनेशन में टोटल 1.5 घंटे में 50 नंबर उठाए, अगले 20 मिनट में थ्योरी करके जो भी उठे वो उठाए। अब आपके पास बचते हैं अगले 70 मिनट, 70 मिनट्स। इस 70 मिनट्स में आपको रिमाइंडर पोर्शन में मार्जिनल करना हो तो करिएगा, ट्रांसफर करना हो तो करिएगा, बजट करना होगा तो करिएगा, स्टैंडर्ड करना होगा तो करिएगा। टोटल इसमें से आपको 28 नंबर अटेम्प्ट करना है। ये 14-14 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 7-7 के भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। जो भी होगा 10 नंबर इसमें से क्या उठा लेंगे क्या आप? नहीं सर हम तो नहीं उठा पाएंगे 10, हमारा सर 0 आएगा, 0 भी आएगा तो भी आप पास हो रहे हो। आपके 56 का काउंट आ जाएगा अगर आप 0 लाते हो तो भी, लेकिन 66 फिर भी। सर हमारा 56 भी नहीं आएगा, तो सुन लो मेरी बात, 50 के नीचे लाने वाले आपने तैयारी ही नहीं करी थी एग्जाम के लिए, ये बात आप मान कर चलना। 50 के नीचे इस पेपर में नहीं आना चाहिए। स्ट्रैटेजिकली इतना कुछ आप यहां तक सुन लिए, आपको लगता है 50 के नीचे शोभा भी देगा?
एकदम नहीं देगा। 50 शुड बी योर मिनिमम टारगेट। इसके अलावा आपका एक्सपेक्टेड मीन स्कोर मेरे हिसाब से 60-65 के आसपास कुछ होना चाहिए। इसमें बहुत सारे अजम्पशंस लिए गए हैं। इन अजम्पशंस में ये सबसे बड़ा अजम्पशन है कि जो पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया वो पेपर पैटर्न एज इट इज वापस फॉलो होगा। इसके अजम्पशन के पीछे भी बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। सीएमए इंस्टीट्यूट इज अमंग्स दोज इंस्टीट्यूट्स जो जल्दी से अपने पेपर पैटर्न के साथ चेंजेस नहीं करता है। So once a paper pattern is introduced, they use it continuously. दूसरा, ये लोग मॉड्यूल में भी ना हेर फेर नहीं करते। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए डेडिकेटेड है तो उसी मॉड्यूल से वो लोग अगले टर्म में भी क्वेश्चंस पूछते हैं। इसीलिए तो इतना जोर लगा के मैं बोल पाया कि क्वेश्चन नंबर 7A 7B पहले करना। अरे भाई ऐसे कैसे बोल सकता है कोई, क्योंकि इस मॉड्यूल में ये इकलौता ही टॉपिक है। तो इस टॉपिक में 7A 7B का आपको यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि अगर इसके बावजूद इंस्टीट्यूट ने अपने पेपर पैटर्न में चेंजेस किए तो क्या होगा, तो एग्जामिनेशन और इजी ही होगा, हार्ड नहीं होगा। क्योंकि अभी जो इंस्टीट्यूट का रवैया उसके हिसाब से भाई ये 4 टॉपिक तो बहुत डेंजरस हैं। मार्जिनल एक्सट्रीमली डेंजरस मेरा फेवरेट टॉपिक है, सबको पता है, जिसने मेरे से पढ़ा है सबको पता है। गौरव भैया फेवरेट टॉपिक क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन मुझे पता है ये लोग जो देंगे ना वो आपके एकदम बाउंसर जाएगा, और उस बाउंसर से बचने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग वैसे तो इजी है, पर ट्रांसफर में डर है कि 14 नंबर का क्वेश्चन ना बना दे। अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो ट्रांसफर चमकाएगा आपको, और आ सकता है क्योंकि फाइनल लेवल में ट्रांसफर प्राइसिंग पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। सो अगेन इट कैन आल्सो कम एट इंटर लेवल। इसके अलावा बजट बड़ा भी आए छोटा भी आए जो भी आए, क्लास में जम के प्रैक्टिस करते हैं। कैश बजट भी बनाते हैं हम, फंक्शनल बजट भी बनाते हैं, पर मुझे पता है आप कैसे बनाते हो, रोते रोते बनाते हो। तो बजट वैसे तो यार इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट में करना एग्जामिनेशन में ज्यादा बेटर रहेगा। और स्टैंडर्ड हम सबका फेवरेट है ही, तो ये लास्ट में एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना इज अ बेटर चॉइस। अब अगेन जितना भी मैंने आपको बताया, ये सारी बातों को एकदम पत्थर की लकीर मारने की दरकार नहीं है। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट द पेपर, एंड आई बिलीव ये एक अच्छा तरीका है इस पूरे एग्जामिनेशन को अच्छे से तैयार करके बढ़िया से देने का। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने अपना जी जान लगा दिया, पूरी बुद्धि लगा दी, जितना ऑब्जर्वेशन कर सकता था वो किया, एंड जितना एनालिसिस करके आपके सामने रख सकता था आई हैव डन दैट। तो क्लास करी मजे से, रिवीजन भी मजे से करेंगे। कुछ ही दिन में रिवीजन के अनाउंसमेंट्स वगैरह आ जाएंगी, यूट्यूब पे नहीं ऐप में, तो वो जो भी होगा वो आपका अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो रिवीजन भी शुरू कर देंगे जल्द से। पेपर छोटा है लेकिन खोटा है, तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात बाकी तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। एंड हाँ यार एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को दोस्त के साथ शेयर करना, इतना आप काम कर दोगे तो ये वीडियो सही जगह पे पहुंच जाएगा। ऐसे लोगों तक हम पहुंच पाएंगे जिनको सच में हमारी जरूरत है, एंड दैट विल हेल्प अस ग्रो, हेल्प यू ग्रो। सो दैट इज ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्व्स।